नमस्ते। मैं सिद्धार्थ सेन, एक ऑथर हूँ, एक क्लैरिटी कोच हूँ और होली मिलन सप्ताह में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम फिर से कुछ लेखकों से मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे प्रेम के बारे में, सच्चा प्रेम के बारे में। होली जैसे हमें पता ही है, ये रंगों का त्योहार है, पर इसके साथ ये प्रेम का भी त्योहार है। होली जो श्री राधा कृष्ण के लिए मनाया जाता है, उनका जो प्रेम था राधा के लिए, श्री कृष्ण का, उसके उसका प्रतीक है होली। और होली हमें एकता की तरफ लेके जाता है, होली हमें बाँधता है एक-दूसरे से, हमें एक-दूसरे को समझने में मदद करता है। क्योंकि होली का जो हम दूसरा तात्पर्य निकालते हैं वो है प्रेम। और प्रेम ये दिलों से दिलों का मिलाव है, दिलों से दिलों का जो लगन है, मिलन है, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो प्यार होता है, यही कारण होता है जो हमें मुश्किल से मुश्किल दुविधाओं से बाहर निकालता है। और इसी प्रेम की वजह से हम समझ पाते हैं अपने आप को। हम अ, ऐसी चीज़ें कर पाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं हो। और इसी वजह से ये प्रेम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इससे हमें ऐसे कुछ शक्तियाँ मिलती हैं जिसका हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में इसको अ, इस्तेमाल करके आगे बढ़ पाते हैं और बहुत कुछ कर पाते हैं just because we understand love. Folks, I'm talking about the purest form of love, which is between two souls. And when we connect with another person without any thought of give and take, and we are pure in ourselves, in the thought of why the intention is pure, that why we are talking to somebody is not because of some materialistic gain, but it is because we want to connect with that person genuinely, authentically. And that authenticity helps here to build amazing connections, amazing relations all over our life. And if you have felt this and you have seen it, then you would also know that this is a love which should be celebrated not only on the day of Holi, but every day of the year. That's why I have this Holi Milan Saptah, and we are celebrating this Holi today with another set of authors, and I'm really excited to connect with them. Let's see what they have to share with us. Thank you so much. नमस्ते। नमस्कार। आप सभी सभी को होली मिलन सप्ताह में बहुत-बहुत खुशी हो रही है मुझे बताने में कि आप सब आ रहे हैं और 14 तारीख को हम लोग ये कर रहे हैं फिर से। लेकिन आज का जो हमारा उद्देश्य है बात करने का, वो यही है कि होली मिलन जो प्रेम को दर्शाता है, जो श्री राधा कृष्ण का प्रेम है और हम कैसे उसको समझते हैं आज की दुनिया में, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सच्चे प्रेम ने हमें किसी दुविधा से निकाला या सच्चे प्रेम की वजह से कोई हमें ऐसा मिला है हमारी ज़िंदगी में जिसको हम कभी भूल नहीं पाएँगे। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं और हम यहाँ पे मेरे साथ 3 लेखक हैं। मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ इन तीनों लेखकों को और आज हम तीनों से बात करेंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ रजनी शर्मा जी से क्योंकि इनसे हमा मेरी जो मुलाकात हुई है बहुत ही एक कोइंसिडेंटल वे में ही हुई है। बट मैं जब इनको समझ पाया कि इन्होंने क्या काम किया है, एक लेखिका हैं ये और स्नातक बहुत सारी पढ़ाई की है और बहुत कुछ किया है इन्होंने। ये पंजाब से हैं और आज जब ये हम हमसे जुड़ी हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं सबसे पहले तो आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए रजनी जी और उसके बाद ये एक ऐसा कोई असाधारण अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, जहाँ पे ऐसा एक कोई सच्चे प्रेम की कहानी है, तो ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। तो ये दोनों सवाल के साथ ये शुरू करते हैं, आप बता सकते हैं अब। धन- धन्यवाद। सबसे पहले अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं जन्म चाहे बठिंडा में हुआ मेरा, पंजाब में, लेकिन मेरी सारी परवरिश, मेरी एजुकेशन सारी अलीगढ़ यूपी से हुई है। क्योंकि पापा की वहां पर जॉब थी, तो हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट वहीं से बना। हिंदी में ही सोचना, हिंदी में लिखना, हिंदी में पढ़ना, सब हिंदी। तो धीरे धीरे लिखना शुरू किया, कविताओं से शुरू किया, और फिर कहानियां, फिर उपन्यास, लघु कथाएं, बहुत लिखा। 6 किताबें लिख चुकी हूँ अब तक। और एक साहित्य संगिनी नाम से पत्रिका भी चला रही हूँ, और उसको 2 साल हो चुके हैं, अभी ये तीसरा साल है। और जहां तक आप बात करते हैं सच्चे प्रेम की, तो जब आपने मुझे पहले भी ये टॉपिक बताया था, तो मुझे सबसे पहले एक ही घटना याद आई। उस समय मैं बीएड कर रही थी,
और सारी एजुकेशन जो मैंने एमए वगैरह किया, मेरी ग्रेजुएशन में ही शादी हो गई थी। तो छोटी ही थी, 20 साल की। और उसके बाद मेरी एक बेटी भी थी। उसके बाद मैंने बीएड किया। पढ़ाई का बहुत शौक था, तो उस समय मैं हॉस्टल में थी जब मेरा सेकेंड इशू बेटा होने वाला था। तो उस समय मैं जब हॉस्टल में थी तो लड़कियां सब अननोन थी, जानती नहीं थी कोई किसी को। लेकिन तब मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की, क्लासेस भी अटेंड करना, और बीएड का काम काफी सारा हो जाता है, काफी सारे प्रोजेक्ट वर्क। तो मुझे उल्टियां भी लगती थी और मैं परेशान भी होती थी, डॉक्टर के पास भी जाना होता था। तो लड़कियां मुझे बहुत हेल्प करती थी कि दीदी आप मत आना, हम मैं ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी। मुझे चाय ला के देनी, और पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से हेल्प करके जाता था। लेकिन उनमें से दो लड़कियां मुझे बहुत ज्यादा याद है। हमारा एग्जाम था, एग्जाम मतलब फाइनल नहीं थे, एक हाउस एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें। तो मेरे पैर बुरी तरह से सूजे हुए थे और अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था। और रणवीर नाम की लड़की थी, मेरे साथ गई। और पूरा टाइम, दूसरे दिन हमारा एग्जाम था, तो मेरा जाना तो मजबूरी था, लेकिन उसका जाना कोई मजबूरी नहीं था, वो सिर्फ मेरे लिए गई थी। तो वहां बैठे बैठे मुझे चिंता हो रही थी कि कल तो पेपर है और आज हम सारा दिन यहाँ पे पढ़ना भी है। तो मुझे बोलती है, मैंने उसे बोला, आज भी जब याद करती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ उसके लिए। तो मैंने उससे बोला कि कल एग्जाम है, तो तब उसने बहुत अच्छी बात बोली थी, कह रही एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसके अलावा एक और लड़की थी, जब मुझे हमारी टीचिंग चल रही थी, टीचिंग प्रैक्टिस जो चलती है, तो उसमें मुझे उल्टियां लग जाती थी और सारी लड़कियां गई होती थी, तो मैं अकेली रह जाती थी, तो मेरी देखभाल कौन करे वहां पर। तो उस लड़की को पता नहीं क्या था, मेरे साथ लगाव था। और अब तो हम कांटेक्ट में भी नहीं है, लेकिन वो आती थी, मेरी बाल्टी, अपनी बाल्टी रख देती थी, और फिर मैं उसमें उल्टियां करती, जितना पानी चाहिए पानी मैं सब फेंक के आऊंगी। और उसने मेरी माँ की तरह मेरी केयर की थी। अगर वो लड़कियां नहीं होती तो, और फिर मेरे बेटे को, मुझे बेटा मिला भगवान की कृपा से, और वो सब उन्हीं की वजह से, उन्होंने मेरी बहुत केयर की। तो ये जो सेल्फलेस लव की आप बात करते हैं, तो ये अभी भी उनको याद करके आंखें नम हो जाती हैं। बहुत प्यार दिया, बहुत केयर की उन्होंने मेरी। बस। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। ये मतलब ये ना बहुत ही एक प्योर फॉर्म है, जी। अ, जिसको अभी भी आप थोड़ा आंखें नम इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्यार मिला है ये बहुत ही अनमोल है। और अनमोल। ये इसका कोई मोल ही नहीं लगाया जा सकता है आज की दुनिया में। हम जब प्यार की बात करते हैं तो जो जनरेशन आज का है बहुत ही लेन देन से उसको लिंक कर देता है। बट ये जो आप घटना बता रही हैं ये इस तरह का है जो मुझे भी रोंगटे खड़े होने में आपकी बात सुनते सुनते मैं मुझे भी लग रहा है कि बहुत ही एक एक अलग ही टाइप का प्रेम होगा जो बहुत आई थिंक डिवाइन होगा कहीं ना कहीं, जो आपके साथ जी। उसका उनका संबंध होगा उस टाइम पे। बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद बताने के लिए इस घटना के बारे में। और इसके बाद हम उड़ते हैं हमारी पल्लवी घोषाल की तरफ। तो ऑथर पल्लवी घोषाल को मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि हमने एक किताब लिखी है जो जिसमें वो को ऑथर हैं। एक पोएम की किताब है, पोइट्री किताब है, माय लाइफ इन पोएम्स। तो इसके समय पे मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि मैं किसी के साथ को ऑथर लिखना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता था पोएट्री कोई पढ़ेगा कि नहीं मेरी। तो मुझे लगा कि सेफ बेट लगाते हैं कि किसी और अच्छे पोएटेस को भी लेके आते हैं या पोएट को लेके आते हैं। तो पल्लवी से मेरा जो आई थिंक कनेक्शन है वो वैसा है कि हम एक दूसरे को जान पाए अपने पोएम्स से। और बहुत ही आई थिंक अगस्त या सितंबर 23 की बात है जब हम कनेक्ट हुए थे। और अभी तक हम कनेक्टेड हैं, हम बात करते हैं, मिलते रहते हैं। कोलकाता में ही रहती है पल्लवी। तो पल्लवी, ओवर टू यू। आई डोंट नो इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी और इंग्लिश बट यू कैन ट्राई। Yeah, I'm comfortable with both languages. Yes. So we can, so basically we want to know from you, first of all, about yourself a little bit, and then your extraordinary moment, which you feel that has brought you out from a difficult situation or something which is very dear to you, and you feel that is, pure love. Yeah, so first of all, let me introduce myself. I write my name as Pallavi Doshal. Right now, I am the author of two books, The Quest of 1 Million and An Unexpected Detour. And I'm writing my third, and along with that, another book I have done with Siddharth that is called My Life in Poems. So before embarking on this author's journey,
I have worked for the past 8 years as a teacher as well as an entrepreneur. And at that point of time, I was staying in Bhopal. And before that, I have worked as an engineer for 1 year. But again, I had an inner calling for my passion. So I dumped every other career options I had, and I have stuck to writing, and I'm enjoying it still. अब जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे थे कि व्हाट हैज बीन दैट मोमेंट, 8 साल मैं घर से दूर रहती थी एंड मैं सिंगल चाइल्ड हूँ. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि फॉर अ सिंगल चाइल्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली. सो 8 साल मैं जॉब कर रही हूँ और काफी बर्थडेज ऐसे होते थे जब मेरी मॉम आ नहीं पाती थी वहां पे या मैं घर नहीं आ पाती थी, बिकॉज माई बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड इट्स द एग्जाम टाइम, डिफिकल्ट टू गेट लीव फ्रॉम टीचिंग जॉब. And surprisingly, in one such birthday, my mom couldn't be there, and I was a bit depressed internally because single child again, we are extremely immature, and we find joy in these little things. Birthday miss ho gaya, so that's a big problem for us even when we are getting older. So Hmm. I was depressed, but I went to work. I was teaching my students. I did not know that they had planned a birthday surprise. मैं क्लास लेकर पहले स्टाफ रूम में पहुंची एंड मेरे सभी कोलीग्स ने ग्रैंड पार्टी रखी है. एंड आई वाज लाइक, हाउ डिड दे नो अबाउट माय बर्थडे इवेंट. उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड से ढूंढा कि आज मेरा बर्थडे है, और उन्होंने प्रॉपर बिल्कुल फैमिली वाला एनवायरनमेंट दे दिया. अब लंच के बाद मैं उसी क्लास में जाती हूँ जहाँ की मैं क्लास टीचर हूँ. वहां जाके देखती हूँ 40 बच्चे, 40 बच्चे पूरे क्लास को डेकोरेट करके, एंड सबने कुछ ना कुछ सुंदर सुंदर कार्ड्स बनाए हैं. जो भी वो बना पाए, वो 20-25 मिनट्स में जो भी वो बना पाए, उन्होंने सब कुछ बना के टेबल पे रख दिया जस्ट टू मेक माई बर्थडे स्पेशल. एंड देन दे वर लाइक, मैम आप आज आप तैयार होके नहीं आए हो, वी गिव यू 5 मिनट्स, गो एंड गेट रेडी. सो लिटरली आई वेंट टू द स्टाफ रूम बैक एंड आई हैड टू डू माई मेकअप एंड कम इन फ्रंट ऑफ देम. सो दे आर समवन हु हैव मेड माई लाइफ वेरी स्पेशल. और वो इमेच्योरिटी, जिस चीज को मैं इमेच्योरिटी समझ रही थी, they have valued it more. So again, all those years which I have spent with children, that has taught me the importance of little moments of joy. So yeah, that has been a good moment for me. Wow. And I'm sure, see, they took that pain to know about your birthday date and all that only because they would have connected with you at some Exactly. before that, right? And that connection would have been very strong to Yeah. tell them that we need to do something for you, and that may be the reason why you got that kind of That is atmosphere a kind created. of love without expectations, which I've got. Expectations, Yeah, exactly. no expectations at all. Wow, wow. Amazing. Thank you so much, Pallavi, for sharing that. Coming to Ekta ji. So Ekta ji is from Roorkee, and Roorkee is like a very close city to Dehradun, where I have been born and brought up. So there is a connection there, I feel. And she is a writer. वो भी पोएम्स लिखती हैं. रुड़की के से बड़ी हुई हैं, पर वो कहीं और रहती हैं, अभी शायद दिल्ली में रहती हैं, राइट आप? पर उनका जो जुड़ाव है पोएम्स की दुनिया से, कविताओं की दुनिया से, वो बहुत गहरा है, बचपन से रहा है. तो उससे आपके जो कविताएं निकलती हैं बहुत ही मुझे ऐसा लगता है, मैंने कुछ कविताएं आपकी पढ़ी हैं और बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ पोएम लिखती हैं आप. तो तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में. तो आपके बारे में एकता जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए, और आपका ऐसा कोई असाधारण एक कोई दृष्टांत हो जो आप शेयर करना चाहती हैं, प्लीज शेयर करिए. Hello everyone, I'm Ekta. I'm the author of Notes to My Healing Self. That was my debut poetry book. उसके अलावा I've worked in anthologies from Sia to Abhaya, and there's a the book that I've just launched. हम लोग 10 authors ने लिखी है. There's a book called Devi. So we are talking about women across the centuries who have gathered the strength to take themselves forward despite challenges which they have faced in life. तो वो बहुत close to my heart है. And then also Revolutionaries of India, I was a part of that. So couple of anthologies, but as a debut book ek hai, और second pe I'm working. So that's a self-help book that I'm writing. What I felt was कि जो
सेल्फ हेल्प बुक्स हैं आज की डेट में, वो ज्यादातर फॉरेन ऑथर्स की होती हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, कुछ भी जो बेसिक चीजें भी हैं वहां पे, बिकॉज दे हैव अ डिस्कनेक्ट ऑन हाउ वी फील एज इंडियंस. हम लोग का एक अलग तरीका होता है, जिंदगी के जो चैलेंजेस होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं. सो आई डेंट फाइंड मेनी ऑथर्स हु हैव एक्चुअली रिटन फॉर द इंडियन ऑडियंस. तो वो मेरा पर्पस है. बट क्योंकि वो थोड़ी सी फर्स्ट टाइम आई एम वेंचरिंग इनटू द नॉन सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ अ थिंग या नॉन फिक्शन, तो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग है, बट आई वांट टू गिव इट द बेस्ट. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको करूँ. So hopefully guys will be able to see it by the end of this year at least. Somewhere in the middle, I'm expecting. June July तक हो जानी चाहिए published. So that's how. So I've done my masters in computer application from Ghaziabad. तो उसके बाद उस समय जब मैं पढ़ भी रही थी तब, एंड सॉफ्टवेयर मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और यू आर सिटिंग इन वन रूम एंड डूइंग द कोडिंग. मैंने तभी सोच लिया कि मेरे को वो नहीं करना. सो आई वाज इन हेल बेंट कि मेरे को ट्रेनिंग ही करनी, बिकॉज पीपल फॉर मी इज लाइक यू हैव टू टॉक टू अदर पीपल ऑल द टाइम. तो जैसे आप लोगों ने वो मूवी देखी थी ना, कोई मिल गया, उसमें जो जादू था उसको धूप चाहिए होती थी फॉर लिविंग. ऐसे ही मेरे लिए फ्रेंड्स, बात करना, फ्रेंडशिप करना, लोगों से मिलना जुलना, ये मेरे लिए इतना वाइटल है. तो वो मैंने बहुत पहले ही जान लिया था कि ऑल्दो आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन कंप्यूटर, बट वो वही जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो उसको आगे बाकी लोगों में दूंगी, rather than just using it for salaries and good perks and all. तो फिर मैंने ट्रेनिंग में लिया. then I was also working as a lecturer. So but I loved writing, so there was this mix of writing and technical terms at NIT as a technical writer. तो वहां मैं शिफ्ट करी एज इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, टेक्निकल राइटर. क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा था तो उन्होंने कहा कि आप टीम लीडर बन जाइए. तो तब से मैं आईडी की फील्ड में रही, एंड आई वाज वर्किंग टिल लास्ट ईयर विद जेनपैक्ट एज अ लर्निंग कंसल्टेंट, जहाँ पे मैं ई लर्निंग कोर्सेज बनाती थी. बट समहाउ देयर वर थिंग्स, कहीं ना मुझे लग रहा है ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन. लेकिन समथिंग हैपेंड, आई लॉस्ट माय ब्रदर हु वाज जस्ट 5 years elder to me. वो मेरे लिए एक शॉकर था. और इट वाज आल्सो टाइम फॉर मी टू लुक इनटू द मिरर कि तुम चाहती क्या हो करना, यही करना चाहती हो जो तुम कर रही हो, यू वांट टू डू समथिंग एल्स, बिकॉज अर्निंग एंड वो जो है एक टिपिकल की प्रोफेशनल हो आप, और यू आर डूइंग अ जॉब. और आपने एज आई थिंक अदर्स वुड आल्सो सी, पल्लवी मैम भी यही बताएंगे, राजनीति भी, कि हम लोग की एज वुमेन, हम लोग की जो करियर ग्राफ है ना, वो कभी वैसा नहीं होता कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही है, ऊपर तक जा रही है, या इट इज ऑलवेज क्रेस्ट एंड ट्रफ्स काइंड ऑफ अ थिंग. कभी नीड पड़ी पेरेंट्स, कभी फैमिली को नीड पड़ी तो आपने छोड़ दिया, फिर आपने पकड़ ली. इस तरह का होता था. तो कहीं ना कहीं हम प्रायोरिटीज को दोबारा चेक करते हैं. So then I checked onto my priorities and found that there are certain things which I would like to leave for the world. So for that I was more अब मैं राइटिंग में और ज्यादा अपनी सिंसियरिटी लेकर के चल रही हूँ, एंड दैट्स द रीजन आई एम अभी व्हेन आई हैव टेकन अ ब्रेक इन माय करियर, तो आई एम नॉट फीलिंग दैट बैड. पहले बहुत ज्यादा लग रहा था कि अच्छा, हम लोग को एक ना माइंडसेट से पाला जाता है कि अगर आप बिजी, मतलब अगर आपको ग्रीफ से उभरना है, किसी के लॉस से उभरना है, तो आप अपने आप को बिजी कर लो बहुत ज्यादा. व्हाट आई डिस्कवर्ड, उससे फायदा कुछ नहीं हुआ. वो अगर आप उस चीज को निकालते नहीं हो ना अपने अंदर से, तो कहीं ना कहीं आपको हार्म किए चली जा रही है. सो इफ यू एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, आई एम इन ग्रीफ, आई एम इन सॉरो, आई नीड पीपल, आई नीड हेल्प, तो दैट्स द बेस्ट वे टू एक्चुअली गो थ्रू इट. और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ बाई चांस, कुछ इस तरह से हुआ कि बिटवीन 20 and 24 आई लॉस्ट माई बोथ माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर. तो मतलब वो 4 साल के 5 साल के अंदर ना सब कुछ हिल गया. दैट इज व्हाई आई लेफ्ट माई जॉब लास्ट ईयर टू एक्चुअली फाइंड एंड सर्च कि मुझे क्या करना है जिंदगी में. एंड दैट्स हाउ आई एम हियर टुडे एंड टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वन मोमेंट जो बात कर रहे थे सिद्धार्थ जी. तो जब व्हेन आई लॉस्ट माय ममा इन 2020, वो ऐसा टाइम था, वो इनफैक्ट जो मम्मी जो थी ना, वो मेरे जिंदगी की नींव थी, जिसको कहते हैं ना एक फाउंडेशन होती है. जब वो फाउंडेशन हिलता है ना, तो आपको समझ ही नहीं आता जा कहाँ रहे हो, क्या करना है, क्या नहीं करना. और ऐसा कभी सोचा भी नहीं था एक मिनट को भी. शी वॉज नॉट वेल, शी हैड हार्ट इशू, सब कुछ था, लेकिन उनका होने और ना होने में 1 सेकंड का फर्क होता है इंसान के, है ना. है और था में दो, इतना छोटा सा डिफरेंस होता है. तो उसको एक्सेप्ट करना, उस चीज को समझना, एक बहुत बड़ा टाइम लगता है उस चीज में. एंड फॉर अस, ऑल ऑफ अस, पेरेंट्स आर द बिगेस्ट एसेट्स. तो आई वाज इनटू अ कंप्लीटली, मतलब एक अजीब से डिप्रेशन में थी मैं. और आई वाज नॉट इवन क्राइंग, मतलब मैं बस आई वाज फीलिंग डाउन, आई वाज नॉट स्माइलिंग, मैं कुछ कर नहीं रही थी. तो फैमिली वाज फीलिंग दैट पेन ना, क्योंकि हर कोई चाहता है, बच्चे चाहते हैं कि हमारी मम्मी हंसे खेले, दैट काइंड ऑफ थिंग. So there was this one day, and I was with my husband. We had gone to my collecting my son for the sports complex Saket mein. So he was doing his badminton coaching वहाँ पे. So I was in the same mood. वो I was looking, मतलब थोड़ा सा depressed थी. तो he said कि अच्छा एक बात बताओ, why do you not want to come over it? I said I feel guilt कि अगर मैं इतनी जल्दी उभर पाती हूँ अपनी मम्मी के लॉस से. मैं अपने मन की बात बोली उनको. उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ मेरे को कि what would she want from you to
act like or behave? Would she like if she is watching from somewhere upside, अगर वो देख रही हैं और क्या वो इसको पसंद करती है कि तुम इतना उदास रह रही हो, तुम अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हो, you're not even talking to us, कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल अपने आप, तो would she be happy? Would she be able to move on and have a better life in the next life? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो हमेशा मुझे ये कहते हैं भी इतना स्ट्रेस क्यों रहती हो, खुश रहा करो, ये वो। तो दैट गेव मी अ पॉइंटर कि हाँ, लाइफ पेरेंट्स लाइफ में हर समय नहीं रह सकते। ओनली थिंग इज कि हमने इतना कुछ उनसे सीखा है जिंदगी में, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है। सो दिस इज हाउ आई नाउ आफ्टर दैट आई स्टार्टेड पेइंग ट्रिब्यूट टू माय पेरेंट्स, कि जो उनको अच्छा लगता था, जो उनकी वैल्यूज थी, जो मेरे अंदर आई हैं, उसको याद करना और रखना कि हाँ, दीज आर द थिंग्स व्हिच आई गॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स, एंड देन प्रोबेबली पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन आल्सो, क्योंकि हम वहां रख करके बैठ जाएंगे तो हमारे जाने के बाद फिर वहीं के वहीं आ जाएगी सारी चीजें। तो बिल्कुल। हमारी एज अ पर्सन ये भी ड्यूटी है कि जो अगली जनरेशन है उसको भी गाइड करें, उसको भी सपोर्ट करें। क्योंकि मामा ने हमेशा मुझे सपोर्ट मेरी सेल्फ एस्टीम में बहुत हेल्प करी थी, हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी, मेरे बेटे को भी। तो इसीलिए मैंने जो पहली पोएम जिसकी बात, पोएट्री बुक जिसकी बात सिद्धार्थ कर रहे हैं, सो इट वाज जस्ट इट वाज अ वे टू लेट गो ऑफ द ग्रीफ आफ्टर हर लॉस। और फिर मैंने उसमें मोटिवेशन भी सेकंड सेक्शन में डाला, ताकि आई वाज एबल टू मोटिवेट द नेक्स्ट जनरेशन कि नहीं, डोंट गिव अप, कोई बात नहीं, होता है, चैलेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर, सब हम लोग क्या, सबके आते हैं, मेन हो, वुमेन हो, गर्ल्स बॉयज, सबके पास चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसको फेस करना ही जिंदगी है। दैट्स हाउ वी लर्न। वाओ, दैट्स सो प्रोफाउंड। आई थिंक तो आपका जो बेसिकली लर्निंग है वो है हाउ टू कम ओवर द ग्रीफ, राइट, और ये एंड टेक ग्रीफ इट के टाइम पे पॉजिटिवली। ग्रीफ को पॉजिटिवली आपने कैसे अपना ओवरकम किया है, वो बहुत ही शायद बहुत बार हम होता है कि हम भी दुखी होके इतना ही दुखी हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें कुछ अब ये ज़िंदगी जीने का मतलब ही क्या है? तो ऐसा एक सिचुएशन आता है, बट उस सिचुएशन से बाहर निकल के अपने लिए कुछ करना, और सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बट ऐसा ऐसे एक एरिया में काम करना जो हमें ही नहीं, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहा है। तो आई थिंक बीइंग अ ऑथर, दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग, एज़ अ रिस्पांसिबिलिटी वी हैव, that we are not only motivating ourselves, but we are going to motivate many even after we leave from the earth. Amazing. तो एक क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है, क्योंकि हम होली पे बात कर रहे हैं, होली कैसे मनाते हैं? तो हम 14 को प्लान कर रहे हैं, सब मिलके आएंगे और उस दिन भी कुछ मस्ती होगी। बट आज क्वेश्चन ये है कि आपके जो फॉन्डेस्ट मेमोरीज हैं होली को लेके, वो किस तरह की हैं? और ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको लगता है कि ये अगर वो साल था जो मेरा सबसे बढ़िया होली था, तो ऐसा कोई इंस्टेंस आपको याद है? मैं रजनी जी से ही स्टार्ट करूंगा। और जैसे कि नॉर्मली यहाँ होली मनाई जाती है तो रंग डालना, और पंजाब में थोड़ा कम है होली का। जैसे कि यूपी में तो हम लोग गुजिया वगैरह, पापड़ वगैरह सब बहुत कुछ बनाया जाता था, 1 महीना पहले ही तैयारी होनी शुरू हो जाती थी। तो लेकिन जो मेरे साथ था, मेरे कॉन्टेक्ट शुरू से ही कम थे, और कॉलेज में तो थे, मैं किसी के घर नहीं जाती थी, क्योंकि मैं नहीं जाती थी तो कोई मेरे घर भी आता नहीं था। मतलब मेरी फ्रेंड्स लड़कियां, मैं अपना घर में ही रहती थी, अकेला रहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और कोई ऐसी याद है नहीं। और फिर जब यहाँ पे शादी हुई तो नया नया थोड़ा सा रहता है कि वो आसपास के दोस्त आ जाते हैं और वो होली रंग कलर लगा के चले गए। तो बस इतना सा ही है। और पंजाब में तो बस कलर्स का ही रहता है, इसका रहता नहीं है। तो पहली वाली जो होली यहाँ पर मनाई गई थी वो पूरा दिन ही चलती रही थी, और सब लोग आके, मैं पूरा दिन, मतलब मैं 2-3 बार नहाई थी 94 में। अब लगता था अब कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर आते थे, और फिर से 3 बार नहाना पड़ा था, और एक हफ्ता तक कलर नहीं गया था, इतना कलर लगाया था। 94 की बात है, बस उसके बाद तो बस ऐसा नॉर्मली है, कुछ ज्यादा खास नहीं। जी। वाओ! 3-4 बार महीने दिन लग रहे हैं, नहाते रह रहे हैं, और होली का कलर नहीं निकल रहा है। तो होली का कलर होता भी इतना, आई थिंक वहाँ पे नॉर्थ साइड में खेला भी जाता है, वो कुछ पक्के रंग होते हैं, बिल्कुल कुछ। पक्के जानबूझ के हाँ, चेहरे पे लगाए गए कि वही ये उतरा हाँ, ही ना, मिट्टी की तरह लाल फेस हो गया। हाँ, बिल्कुल, वो मैंने भी खेले हैं ऐसे वाले। तो वो पक्के रंग होते हैं, और तब लगता है जैसे ही कब उतरे। और फिर जानबूझ के बालों में फंसाया जाए कि भाई फेस पे नहीं लगाना, बालों पे भी, कि नहाए पूरी तरह से नहाए यार। पूरी ना तरह से ना है, बिल्कुल। पल्लवी, एनी एक्सपीरियंसेस ऑफ योर्स? यू हैव स्टेड इन भोपाल। या भोपाल में तो वहाँ क्या है कि ग्रुप मेरी छोटी हो गई थी, तो एवरीबडी वाज बिजी विद देयर फैमिली, सब अपने फैमिली के साथ मनाते थे। और मुझे तब तक वो डस्ट एलर्जी वाला बहुत ज्यादा हो चुका था, तो मैंने तब खेलना छोड़ दिया था, कलर्स के साथ, गुलाल के साथ हम्म, खेलना छोड़ दिया था। हम्म, बट हाँ, वो फ्लावर्स वाली वो सब हम खेलते थे। बट देन
अगर होली की यादों के बारे में बात करो तो इट वाज द लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, बीटेक। एंड देन हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि इसके बाद तो सब अपने अपने जॉब में चले जाने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट वेरी नाइसली दिस टाइम। सो सब कलर्स वलर्स लाए थे और बहुत ज्यादा खेल लिया था हमने, बहुत पक्के रंग के साथ खेला था। एंड फिर बारी आई घर वापस आने की। अब कोई भी बस ले नहीं रहा था हमें, इट वॉज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच वी यूज देम। और कोई भी बस ले जाने को तैयार नहीं, कोई टैक्सी घर ले जाने को तैयार नहीं, क्योंकि सीट गंदे हो जाएंगे। फिर बड़ी मुश्किल से एक बस वाले को बोला मैंने और मेरी फ्रेंड ने कि भैया हम खड़े रहेंगे, हम कहीं बैठेंगे नहीं, एंड वी विल पे यू डबल, 2 लोगों का दे देंगे आपको, बट हमें ले चलो बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पे उतरी, कोई रिक्शा वाला ले जाने को तैयार नहीं घर पे। तो फिर मैं पैदल ही गई वैसे। और घर गई तो गई, मम्मी भी पहचान नहीं पा रही है, मतलब इतना काला काला हो चुका था, सिर्फ चश्मा दिख रहा था मेरा। एंड मॉम वाज लाइक, उनको तो एक बार में लगा वो कुछ काम कर रही थी घर के सामने, तो उनको कुछ लगा पता नहीं कोई बेगर वगैरह आ गया होगा। उन्होंने बोल दिया कि बाजू वाले घर में जाके देखो, यहाँ कुछ नहीं है। बस मम्मी मैं आप ही की बेटी हूँ। फिर उनको मतलब कन्विंस कराना पड़ा कि मैं ही हूँ वही। एंड उसको निकालने में फिर तो 1 हफ्ते तक मुझे वो याद आता रहा वो, बिकॉज 1 हफ्ता तो लग ही गया था वो पूरे रंग निकालने में। Wow. सो फनी इंसिडेंट ज्यादा हुए हैं मेरे साथ होली में। So you still play or you are not playing? नो, आई हैव लेफ्ट यूजिंग दोस कलर्स नाउ। अब बस Okay. नॉर्मल वो यहाँ थोड़ा पूजा वूजा के बाद थोड़ा सा हम लगा लेते हैं, बस उतना ही। वो जो हम्म। पक्के रंग के साथ अब छोड़ दिया। पक्के रंग के साथ छोड़ दिया। आई थिंक वो सबके साथ ही हुआ है। एकता जी, आपकी कोई स्टोरी होली को लेके? मेनली सब मेमोरी रुड़की की ही है, और इनफैक्ट उस पे पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है मैंने, आई हैव द लिंक, आई विल शेयर इट समडे। तो मेनली इट वाज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि यूपी का पार्ट था, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक होता था कि माहौल है, और हर तरह से, और पूरी कॉलोनी की क्योंकि एनवायरनमेंट था, तो हर एक जितने भी लोग इकट्ठे होते थे पूजा के जगह पर, वहीं से फिर सब एक दूसरे के यहाँ जा जाके, तो मतलब शाम मम्मी 3-3 4-4 बजे तक ये लोग सब मम्मी पापा वापस घर आते थे। और हम इंश्योर हम्म। करते थे कि जो लोग भी हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको ऊपर से छत से पानी पे बाल्टी डाल करके वो सब करें। एंड हम्म। इंटरेस्टिंग इवेंट आपको ये बताएं कि हमारे जो ब्रदर थे, तो हम लोग 2 ब्रदर सिस्टर होने की वजह से ये होता था कि जो भी चीज घर के लिए आएगी होली के लिए, वो हाफ एंड हाफ में डिवाइड होगी। तो बलून्स आते थे व्हाइट वाले, जिसके अंदर हम कलर्ड पानी भरते थे, और जो ये कलर्ड बलून जिसमें नॉर्मल पानी भरते थे। वो सब करने के बाद हम लोग उनको जितने भी 100, सपोज उस समय तो 100 बलून आते थे, 50 आते थे एक पैकेट हम्म। में, हम्म। तो 25-25 किया या 50-50 किया, हमने अपने पैकेट में भर लिए अपने बलून। अच्छा, हमारी नेचर ऐसी थी कि हमें लगा हाय मारेंगे इसे, चोट लगेगी, तो हमारे अल्टीमेटली सुबह 10 बजे शुरू होती थी, तो मेरी जो बैलून होते थे 10 या कितने भी करीब 20-25, वो वहीं होते थे। तो भैया आकर के, भैया तुम मुझे दे दो, मुझे खेलो, तुम तो करोगी नहीं, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई नेवर फेल्ट कि यार मतलब मैं किसी के ऊपर मारूंगी तो चोट लग जाएगी किसी को। सो हाँ। अल्टीमेटली जो बचे होते थे, मैं ऊपर जो मेरी बालकनी थी छत से, वहां से नीचे जो जमीन थी बस वहीं फेंक करके मैं खुश रहती, हाँ पानी भी करके, दैट्स ऑल। आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ हर्टिंग समवन। वो मेरा वो था बल्कि। तो सब लोग हंसते थे कि तुम क्यों बैलून वो पानी वाले फरवाती क्यों हो, नहीं वो तो है ना, मेरे जब आया है तो आधा 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 मिला है। यूज नहीं करना। तो मेरे हम्म। वाले बैलून अल्टीमेटली भैया यूज करते थे, एंड दे यूज्ड टू एंजॉय एंड प्ले, बट मुझे मतलब यही लगता था कि नहीं, पानी वानी से भी खेलते थे सब करते, बलून्स नहीं किसी को मारे। हम्म। तो नहीं, वो हम कॉन्सेप्ट। मुझे मुझे ये बलून वाला कंसेप्ट कभी समझ ही नहीं आया। तो हमारे क्योंकि देहरादून में तो भी वही कल्चर है, राइट? तो होली बहुत ज्यादा खेली जाती थी, स्कूल में भी होली का चलता ही रहता था। तो हम लोग के ये बलून का तो उतना मेरे को उतना शौक नहीं था। हमारे घर में वैसे भी होली नहीं खेलते थे कोई भी, पापा खेलते थे। और फिर उनके दोस्त वगैरह आते थे, बाकी लोग जो नेबर्स हैं वो आते थे। तो होता ये था कि पिचकारी से खेलने का बड़ा मन होता था मेरा 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 आई थिंक मोर इंटरेस्टेड आई वाज टू यूज दैट पिचकारी, किस पे पिचकारी मारना है। तो पिचकारी का ये होता था कि पूरा रंग भर के पिचकारी रख दिया है, 2-3 ऐसे पिचकारी बिल्कुल तैयार हैं, बाल्टी से निकाल के वो वाला सिस्टम होता था, तो बाल्टी में रंग भर के रख दिया है और पिचकारी 2-3 तैयार हैं, और कोई आ जाए बस पिचकारी मारना है। तो उस वो जो एक खुशी होती है कि कोई पिचकारी से भीग गया और वो हम खुशी होके हम भाग रहे हैं इधर उधर,
तो वो एक अलग ही खुशी होती है। मुझे नहीं लगता वो शायद बड़े होने के बाद वो हम फिर से कभी फ़ील कर पाते हैं। पर वो बचपन का ही पार्ट होता है जो खुशी होती है। बड़े होने के बाद आई थिंक आई हैव बिकम लाइक पल्लवी, allergic to colors and all that. That But things I, will come back because when आगे जाकर के जब आप नेक्स्ट जनरेशन पे आएंगे तो you really want to make them do the same thing which you missed in your times. yes, तो वो चीज yes, ना yes, दोबारा आएगी. There's one more phase which comes again. so yes, yes, yes. so don't worry तो about that. पर मुझे अब ये लगता है कि जो फूलों का जो हम जो बात करते हैं ना, फूल से खेलने का जो सिस्टम था, जो वृंदावन में एक्चुअली जो वैसे खेला जाता था, मुझे लगता है वो हमारे, क्योंकि शांति निकेतन में वैसा है। यहाँ पे हम लोग जो वेस्ट बंगाल में बात करते हैं, दोल का कल्चर है। दोल यानी फूलों से खेलने को ही हम होली मानते हैं। तो वो हमारा कल्चर है और बड़ा मज़ा आता है वो भी देखने में कि रंग-बिरंगे कलर के जो फूल हैं। और ये महीना है, यहाँ पे पलाश होता है बहुत ज़्यादा, तो पलाश के जो फूल होते हैं उससे यूज़ किया जाता है, और गेंदे के फूल और तरह-तरह के फूलों से खेला जाता है। तो वो एक बहुत ही अलग एक किस्म की होली है, वो ही बहुत मज़ेदार लगती है। बट हाँ, गुलाल से थोड़ा-सा गुलाल से रंग भर दिया, तो वो भी एक एक आई थिंक वो एक्सपीरियंस होता है एक, वो होली के दिन रंग नहीं लगाया तो क्या होली खेला, वैसा टाइप की बात है वो। बट मज़ा आता है उसमें। मुझे और एक चीज़ जो सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमारा कल्चर जो होली का है, वो कहीं न कहीं खो रहा है आज की दुनिया में, आज के जो करंट जनरेशन्स हैं। होली खेलते हैं लोग, बट ये जो हम बात कर रहे हैं जैसे सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं, या जो कनेक्ट है, जो यूनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वो कहीं न कहीं आपको लगता है कि खो रहा है, उस पे कुछ आप लिख रहे हैं या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आपके अंदर है तो ज़रूर मैं सुनना चाहूँगा, आप बताना अगर चाहें तो। तो वो क्वेश्चन है बेसिकली कि आज के जनरेशन में अगर आपको लग रहा है कि ये वो जो पुराने ज़माना जो था, जिसमें हम रियलिटी में हम लोग होली खेलते थे, राइट? रियलिटी में लोग थे, अब ये वर्चुअल हो गया है, काफ़ी वर्चुअल हो चुका है। तो यहाँ पे जो कनेक्शंस बनते हैं, शायद उस तरह के डीप कनेक्शंस नहीं बनते हैं आज की दुनिया में। तो उस पे कोई टिप्पणी है आपकी जो आपको लगता है कि लेखन से आप पे काम कर सकते हैं, या इसके बारे में सोचना ज़रूरी है, या समय के बदलते समय के साथ इसको भूल जाना चाहिए? क्या सोच है उस पे? मैं इस पे जानना चाहता था। तो रजनी जी से ही स्टार्ट करते हैं, कुछ आपको लगता है ऐसा करना चाहिए या सोचना चाहिए इसके बारे में, या भूल जाना चाहिए कल्चर को? देखिए, अगर हम मेरी जनरेशन वाले लोग कहेंगे तो ये इतना ज्यादा इसमें रस भरा हुआ था, प्रेम भरा हुआ था कि इसको भूलना तो पॉसिबल नहीं है, और ना ही हम चाहेंगे कि इसको भूला जाए। क्योंकि जो इसमें प्यार था, जबरदस्ती पकड़ के किसी को रंग लगा देना और किसी के घर मिठाई दे के आना, और मतलब आपस में कितने ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सब लोग रहते थे। और होली पे, और आजकल इसके काफी सारे मतलब दुष्प्रभाव भी आ गए हैं। जैसे कलर्स हैं, कलर्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, तब भी कईयों को डस्ट एलर्जी। पहले डस्ट एलर्जी के बारे में सुना ही नहीं था, कभी डस्ट एलर्जी भी होती है, जिसको जो भी मिला पकड़ के, बुरा ना मानो होली है कह के होली लगा दिया, रंग लगा दिया, कोई बुरा नहीं मानता था हमारी वाली जनरेशन में जब। लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल का जो है सब कुछ रूखा रूखा सा हो गया है। पहले जैसे रस होता था, बातों में रस, हर त्योहार में रस, लेकिन वो सब खत्म हो गया है। वापस तो आना चाहिए, कहते हैं कलयुग का प्रभाव है, इसीलिए सब कुछ, प्रेम खत्म होता जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो हुँ, प्रेम खत्म हो गया। पहले त्योहार हमारे, ये होली हमारा कल्चर था कि मैंने देखा है, हम लोग ट्रेन में जाया करते थे तो अननोन पर्सन वहां पिचकारी लेके खड़े हुए हैं और ट्रेन के ऊपर मार रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, और कोई भी रंग लगा जाता है, कोई बुरा नहीं मानता था। आजकल देखिए, हमारे यहाँ अलीगढ़ में तो कीचड़ की होली भी खेली जाती है, तो नालियां सारी साफ हो जाती थी, ऐसे कहते थे होली वाले दिन, होली के नेक्स्ट डे नालियां, नालियों में पकड़ पकड़ के घसीट रहे हैं ताकि सारी नालियां, और कोई किसी को बुरा नहीं मनाता था। यानी उस समय जो दिल थे वो बहुत बड़े बड़े थे, बुरा नहीं मानते थे हुँ, किसी बात का। लेकिन हुँ, आज छोटी सी बात पे ईगो हर्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप बिना पूछे किसी का रंग नहीं लगा सकते। हमारी वाली जनरेशन में जबरदस्ती पकड़ के लगाएंगे, अधिकार मानते थे, भैया होली है लगाएंगे हम तो। लेकिन हुँ,
सब चीजें मिस तो बहुत करते हैं। और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग किसी के साथ थोड़ा बहुत किसी के लगा दिया तो अलग बात है, या बच्चे थोड़ा बहुत तिलक लगा के चले गए, पैरों पे लगा के चले गए, अलग बात है। सब कुछ अब खत्म हो रहा है। तो हम ऐसे समय में अपनी चीजों को बहुत मिस करते हैं। होना तो चाहिए, लेकिन बच्चों के अंदर वो वाले भाव कैसे लेके आए जो हमारे अंदर भाव थे। तो होना तो चाहिए, मतलब वैसा ही आना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन है, चलता रहता है, तो वापस नहीं ला सकते शायद। वो जो जनरेशन गैप हो गया है, जो नई पीढ़ियां, जो ये सब चेंज हो गया है, अब शायद मुमकिन नहीं है कि वापस आ जाए। एक बहुत संस्कृत बहुत ज्यादा प्रभाव हम पर हो गया है कि ये नहीं, वो लोग नहीं मनाते हैं, उनका नहीं कल्चर है, लेकिन हमारा कल्चर है, हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। होना तो चाहिए कि हम अपने कल्चर को, अपने त्योहारों को, सब कुछ वैसे ही वैसे मनाएं, वैसे ही पूजा करें, होली का दहन वैसी करें, जौ दें एक दूसरे को, वैसी गले मिलें। सुबह सुबह 5 बजे लोग एक दूसरे के घर जाते थे, आजकल कोई आ जाओ, बिना बात के डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा बोला जाएगा। यानी कि यहाँ से जो मानसिकता है वो बदल गई है, और हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। और बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन सब लोग कलेक्टिवली करेंगे तब होगा, एक के करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल। एनी अदर कमेंट्स? एकता जी, पल्लवी, व्हाट डू यू फील? I feel that see the essence is missing somewhere. If you think कि वो socialize करने वाली जो बात होती थी, वो सोसाइटी वाली जो होली है, सोशलाइज करने वाली, अभी लोग उसमें अपनी बेनिफिट्स पहले देखेंगे before talking to others or even mixing up with people. They'll try to calculate what we will get in return. But few moments you don't need to be calculating. Enjoying a festival together, for that you don't need to take account of what profit you are going to get. You do, Absolutely. in this way the essence, the basic love, that essence of a festival, that is getting lost. But if we can evolve, I mean, with change of generations, you can evolve, you can change your mindset, you can adopt something new, a new trend, but the basic essence that has to be there somewhere. So it will be good if people at least take one day to connect together and celebrate together, and then you carry on with your own lives, not an issue. That one day you can be selfless, that making friends, enjoying a festival with them, you don't need to be selfish there. At least people have grown too much selfish these days. That is true. I think, and that is why, see, the intention behind I was having this Holi Milan Saptah was also because मैं जहाँ से आता हूँ तो होली 2-3 सप्ताह पहले ही शुरू हो जाता था। इवन अभी मैं वृंदावन हो गया है, वहाँ तो 1 महीने से होली चल रही है। तो ये कल्चर है इंडिया का। एंड जैसे रजनी जी भी बोल रही हैं, कल्चर हम भूल रहे हैं शायद इसलिए क्योंकि हमको बहुत सारा शायद वेस्टर्न एक इन्फ्लुएंस है कि जो एलर्जीज की बात हो रही है, शायद हम जानते भी नहीं थे बचपन में, बड़े होते होते भी नहीं जान पाए। बट अब क्योंकि शायद एक ये भी हुआ है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई खो गई है। सच्चाई खो गई है इस बात की कि जो लोग गुलाल बनाते हैं वो ज्यादा केमिकल यूज करते हैं जो शायद हानिकारक है अब। और पहले जब हमें मिलता था वो काफी प्योर फॉर्म में मिलता था, तो वो प्योरिटी कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट हुई है, और प्योरिटी ऑफ लव भी इम्पैक्ट हुई है। तो डेफिनेटली कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वहां से विलुप्त हो रहा है। मैं बोलूंगा विलुप्ति हो रहा है क्योंकि जब हम, जैसे मैं जब वृंदावन में था तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो किसी को किसी से कोई डर नहीं है, कोई ऐसे ही आके लगा के चला जा रहा है। तो ऐसा कोई मतलब ये नहीं है जैसे ईगो है या कुछ है कि भाई हम नहीं लगाएंगे या इनको नहीं लगाएंगे, ये कोई और ही है। कोई बड़ा हो छोटा हो कोई मतलब ही नहीं है उससे, भेदभाव नहीं है। आप लगा के चले जाओ, आपको लगाना है, आपको दूसरे को लगाना है, वो एक खुशी है, एक प्योर एक मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस है। दैट इज आई थिंक व्हाट इट इज। बट इसमें हम जब बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ शायद एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ढूंढ लेते हैं उस सिचुएशन में, वो हमें शायद रोकता है। या जैसे पहले बोल रही है कि पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई ये करेंगे तो ऐसा होगा या वो होगा।
तो we are losing in anticipation, we are losing the the joy of that moment. I think वो है प्रॉब्लम, जो पहले ही इतना स्ट्रेस हो जा रहा है कि जो करेंगे तो उसमें क्या ही एंजॉय कर पाएंगे. तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज वी आर लूजिंग ओनली बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ दिस होल थिंग, कि क्यों हम मनाते हैं. शायद ये हम पेरेंट्स या तो समझाते नहीं है, या बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो ये समझ के ही बड़े नहीं हो रहे कि ये इस फेस्टिवल को हम क्यों मनाते थे. और ये सिर्फ एक, जैसे अभी अगर हम कुंभ की भी बात करें, महाकुंभ में कोई बता रहा था कि जो वीवीआईपी है और जो बेगर है वो एक ही पानी में डुबकी लगा रहा है. जस्ट थिंक अबाउट इट, कि वहां पे तो उसका कोई मतलब कोई डिफरेंस ऑफ जगह ही नहीं रहा है, कि वो पानी वही है, वहां पे वो जाके वही वीवीआईपी भी डुबकी लगा रहा है, एक बेगर भी जाके डुबकी लगा रहा है. तो ये थॉट इसीलिए हो पाया क्योंकि सबने बोला महाकुंभ होने वाला है 14 साल में एक बार, और सब चले गए. और सबको लग रहा है कि भाई ये तो वो फोमो मोमेंट हो गया भाई कि ये मिस कर जाएंगे, अगर ये 14 साल में एक बार होता है तो ये मिस कर जाएंगे. बट ये कुंभ के लिए हुआ क्योंकि वो ऐसा वाला इवेंट है. होली हर साल मनाया जाता है, और जो प्रेम का जो भाव है ये हर दिन होना चाहिए हम में, पर हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं. तो आई थिंक आई फील एज ऑथर्स वी नीड टू राइट अबाउट इट, वी नीड टू टॉक अबाउट इट मोर. और इसलिए शायद मैं ये करना चाहता था. मुझे और भी ये लगता है कि ये और अवेयरनेस होना चाहिए प्यार पे, कि प्यार आज के डेट में जैसे ये लेन देन का प्यार हो रहा है, मतलब का प्यार हो रहा है, तो वो हमें बहुत जरूरी समझाना है. जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो जनरेशन एग्जिस्ट भी कर रही हैं, कि प्रेम का जो कनेक्शन है वो बहुत डीप है. जो हम अपने आप से कर सकें अगर इतना प्रेम, और उस प्रेम को हम जब महसूस करेंगे तो वो ओवरफ्लो होगा, और वो ओवरफ्लो ही ये है जो हम किसी और के साथ बांट पाएंगे. तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड. एंड एज ऑथर्स एंड राइटर्स, पोएट्स, वी शुड स्प्रेड दैट इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस. एकता जी, आपका कोई कमेंट इस पे? मुझे यही लगता है कि इट शुड बी मतलब सबको, नेक्स्ट जनरेशन को डेफिनेटली हमें उसका एसेंस जरूर बताना चाहिए. और उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी, क्योंकि जैसे हम लोग के यहाँ मैरिज से पहले गुजिया का उतना नहीं होता था, गुजिया नहीं बनती थी, मार्केट से मिल जाती थी. और वैसी वाली नहीं लाते, शुगर वाली, थोड़ी सी फीकी वाली जो होती थी ना, वो खाते थे. बट मैरिज के बाद हमारी मदर इन लॉ ने बोला कि हम लोग के यहाँ पूजा में गुजिया बनाई भी जाती है घर पे, और पूजा में चढ़ाई भी जाती है. एंड अनलकीली शी वाज देयर विद अस ओनली फॉर 1.5 year. बट मैंने उसको एक रूल की तरह लेकर के कि नहीं, मुझे सीखनी है वैसे, क्योंकि वो उस समय बता भी नहीं ज्यादा पाते थे कि किस तरीके से बनती है. तो मैंने यूट्यूब से देख देख के, पर अभी तक का मेरा रूटीन है कि मैंने हर साल खुद बनाई है घर पे और उसको वाओ. यूज किया है. ओनली थिंग इज कि नाउ डिपेंडिंग अपॉन हाउ द सिचुएशन इज, थोड़ा सा मेरा ब्लड शुगर लेवल का थोड़ा सा था, तो मैंने अब उसको कोशिश किया है कि जो उसके अंदर का स्वीटनेस है वो चीनी और में, फिर पहले मैंने जैगरी पे शिफ्ट किया, शक्कर पे. नाउ आई एम डूइंग इट विद ओनली डेट्स. डेट्स का जो मीठा है विच इज गुड फॉर इवन डायबिटिक्स, तो वो वाली चीज मैं यूज करती हूँ. सिमिलरली मैं ऊपर से शीट मतलब तो आपने आई इवॉल्व कर डिप इट लिया है, इन. गुजिया नया टाइप का हो गया है, नए दुनिया के टाइप से. सो इवन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि उसका जो कवरिंग है वो मैदा की वजह, मैं हम कई सालों से आटे का बना रही हूँ कवरिंग. एंड नाउ दिस ईयर आई माइट ट्राई कि मिलेट वाला जो होता मिलेट है भी डाल दो. वाह. so let's see if it works. But उस तरीके के चेंज अच्छे हैं जहां आप हेल्थ वाइज अपने रेसिपीज को इम्प्रूव कर रहे हो. लेकिन जो चीज एक ट्रेडिशन था कि हाँ हमारे यहाँ बनती है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. इनिशियली जब मैं जॉब कर रही होती थी तो वही होता था कि जिस दिन है उसी दिन छुट्टी है, उससे पहले होती नहीं थी. तो एक हफ्ता पहले बना के वीकेंड पे भी सैटरडे संडे बना के रख ली कि नहीं ये बननी है. तो मतलब देन यू फील कि हाँ यू हैव डन योर बिट. सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस. सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन को उसकी एसेंस जरूर बतानी चाहिए कि ठीक है आप वैसा नहीं खेल रहे हैं जैसे आप खेलते थे, बट व्हाई नॉट वी बिकम अ चाइल्ड आज, क्योंकि आई हैव अ सिंगल चाइल्ड. तो मैं खुद भी बच्चा बन के उसके साथ आने जाने वालों को पिचकारी बलून सब कुछ कर रहे हैं ताकि एंजॉय कर. सो एंजॉयमेंट इज समथिंग दैट उसका भी आप आधा रख के अपने साथ ही रख सकते हैं, और आप जमीन पे ऐसे ही फेंक दो. एग्जैक्टली. नहीं, बट आई डोंट वांट हिम टू बी एज सेंसिटिव एज आई वाज.
because it's given me more harm than good. So that's all. Hmm. That was the thought process. Awesome. Awesome. But that is a good learning as well कि एसेंस को हम मे बी दुनिया नए दुनिया के हिसाब से अडॉप्ट कर लें और समझें कि ये एसेंस हम रखना चाहते हैं, पर शायद उसके साथ जो पहली वाली जो चीजें थी वो शायद अभी नहीं मिलती हैं, या अभी वो नुकसान हो रहा है लोगों का हेल्थ रिलेटेड, या और भी चीजें जो भी हैं। लेकिन एसेंस रखना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम आई थिंक ये सेशन अपना एंड करते हैं। बट एसेंस ऑफ होली इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम सब मिलेंगे होली के 14 तारीख को 4 बजे। और यही एक्सपीरियंस होगा कि होली वर्चुअली कैसे मनाया जा सकता है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ इट। बट इट वाज लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much for the समय निकालने के opportunity. लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई एम श्योर everybody is enjoying this conversation. Everybody who is going to watch us also enjoys this. Thank you so much. Namaskar. Thank you.